हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एलसी सर्किट। अच्छा, उसके पहले हम ये बात कर लें कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था। तो हमारा लास्ट लेक्चर का टॉपिक था बच्चे आरसी सर्किट। ठीक है, और आरसी सर्किट के बारे में हमने सारी चीज़ें जानी। ठीक है, रिएक्टेंस क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो पहले हम लोग एक दो एग्जांपल ले लेंगे आरसी सर्किट का, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके बच्चे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सम एग्जांपल्स ऑफ आरसी सर्किट से, फिर आगे का जो अपना नेक्स्ट सर्किट है एलसी सर्किट उसको पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलो इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग आरसी सर्किट के। ओके, चलो भाई एग्जांपल देखो क्या कह रहा है। ए 60 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, ए 60 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, ओके, is connected to a 110 volt, is connected to a 110 volt 60 hertz, 60 hertz AC supply, AC supply, okay. Determine the RMS value, determine the RMS value of the current in the circuit, of the current in the circuit। ठीक है, तो बच्चे चलो इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। तो आपको दिया हुआ है क्या, कैपेसिटेंस दिया हुआ है 60 माइक्रोफैराड का, ओके, इज कनेक्टेड टू अ 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज एसी सप्लाई। ये हो गया क्या आपका बच्चे, ये हो गया आपका प्योर कैपेसिटिव सर्किट। व्हाट इज दिस, प्योर कैपेसिटिव सर्किट। तो भाई आपको इसमें कैपेसिटेंस दिया हुआ है 60 माइक्रोफैराड एंड फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 60 हर्ट्ज। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये कि ये 110 वोल्ट क्या है। ठीक है, ये कौन सा वोल्टेज है, आरएमएस वोल्टेज है, पीक वोल्टेज है, जनरल वोल्टेज है, कौन सा वोल्टेज है। तो बेटा मैंने हमेशा बोला है आपको, अगर कुछ नहीं मेंशन किया हुआ है, सीधा वैल्यू दिया हुआ है, दैट मीन्स क्या है, वो आरएमएस है। तो आपको ये क्या दिया हुआ है, वी आरएमएस दिया हुआ है, दैट इज 110 वोल्ट। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए भाई, आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट चाहिए। तो चूंकि आपको पता है बच्चे, चूंकि आपको पता है कि आई आरएमएस क्या होगा, वी आरएमएस बाय एक्स सी। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, आई आर एम एस इक्वल्स टू वी आर एम एस बाय एक्स सी। क्यों भाई, क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि आई इक्वल्स टू क्या होता है, वी बाय आर। तो आर के इक्विवेलेंट यहाँ क्या है बेटा, एक्स सी है। ठीक है, आर के इक्विवेलेंट यहाँ क्या होता है, एक्स सी होता है। तो हमेशा याद रखना, जो भी वैल्यू लेंगे वो सब दोनों वोल्टेज और करंट का सेम वैल्यू लेंगे। दैट मीन्स कि आरएमएस ले रहे हैं तो दोनों का आरएमएस लेना पड़ेगा, है ना। पिक ले रहे हैं तो दोनों का पिक लेना पड़ेगा। आ रही बात समझ में, जो भी लूंगा मतलब इसको जिस नेचर का लूंगा उसी नेचर का मेरा ये निकलेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। तो वी आर एम एस गिवन है बेटा 110 वोल्ट, तो ये हो गया। अच्छा, उसके पहले अपने को एक्स सी निकालना पड़ेगा भाई, और एक्स सी क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा सी या फिर 1 बाई 2 पाई एफ सी होता है। आ रही बात समझ में। तो देखो कितना हो गया, 1 बाई 2 पाई, और f कितना है 60 है, और c कितना है 60 माइक्रोफेराड है, 10⁻⁻6। ठीक है, तो ये हो गया आपका xc। देयरफॉर आई आर एम एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, वी आर एम एस बाय एक्सी के बदले, xc के बदले हम क्या रखेंगे, इस पूरे टर्म को रखेंगे। तो ये सारा टर्म कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 2 पाई इंटू 60 इंटू 60 इंटू 10⁻⁻6, जिसमें से वी आर एम एस कितना है 110। ठीक है, आ रही बात समझ में, कितना है 110। 2 पाई कितना ले लूं बेटा, पाई कितना ले लूं 3.14। ठीक है, 60 इंटू 60 इंटू 10⁻⁻6। तो क्या कट रहा है देखो, एक दो, और ये दो से ये कट जाएगा बेटा। ठीक है, तो और ये जीरो से आपका ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये 11
और ये हो जाएगा 36 इंटू 2 72 और ये 314 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, आई आर एम एस, इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे, ठीक है, और जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो और यू विल गेट द आंसर। अंडरस्टूड? क्लियर है बच्चों? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं बच्चे। बोल रहा है एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ, आपको दिया हुआ है एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ V इक्वल टू 200 रूट 2 200 रूट 2 साइन 100 t volt is connected to a 1 microfarad capacitor, okay, through an AC emitter, okay बच्चे, through an AC emitter. What will be the reading of the emitter? What will be the reading of emitter? ठीक है, रीडिंग ऑफ एमीटर। अंडरस्टूड? तो ये हो गया भाई हमारा क्वेश्चन। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, V दिया हुआ है, V इक्वल्स टू 200 रूट 2 साइन 100 t इंटू V। तो यहां से मुझे क्या मिल गया बेटा, ये क्या चीज है, ओमेगा है, तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो गया 100, सॉरी ये ओमेगा है, तो ओमेगा इक्वल्स टू 100 ये आ गया अपने को। और यहाँ से क्या पता है बेटा, V नॉट पता है, कितना 200 रूट 2, ठीक है 200 रूट 2। तो आपको वी आर एम एस मिल जाएगा बेटा, वी आर एम एस क्या होता है ना, V नॉट बाय रूट 2, ठीक है। V नॉट कितना है आपके पास 200 रूट 2 अपॉन ये क्या हो गया रूट 2, तो ये रूट 2 और ये रूट 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या 200। सो वी आर एम एस हमारे पास आ गया 200। आपको क्या निकालना है कि एमीटर कितना रीड करेगा, तो आई आर एम एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे, वी आर एम एस अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यहाँ पर किसके बराबर होगा भाई, एक्सी के बराबर, तो एक्सी के बराबर, तो एक्सी कितना होता है, तो वी आर एम एस अपॉन एक्सी होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, तो ओमेगा सी कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो भाई वी आर एम एस की वैल्यू 200 है, ओमेगा की वैल्यू 100 है एंड सी की वैल्यू 1 माइक्रो फेराड है। तो 1 इंटू 10⁻⁻6, 1 2 3 4 बचा के बेटा -2, तो 2 इंटू 10⁻2 एम्पियर है ना, ये क्या आया बच्चे हमारे पास आई आर एम एस आया, ठीक है। आई आर एम एस की वैल्यू क्या आई 2 इंटू 10⁻2 एम्पियर। इसको चाहे तो हम क्या कर सकते हैं बेटा 20 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं, तो वी कैन से इट 20 मिली एम्पियर, ठीक है 20 मिली एम्पियर। तो यहाँ से एक जो इम्पोर्टेंट बात हमें समझ में आई बच्चे, वो ये कि जो एमीटर होता है वो कौन सा करंट रीड करेगा, ठीक है, कौन सा करंट रीड करेगा। करंट के भी क्या हो जाएंगे बेटा, एक पिक वैल्यू हो जाएगा, एवरेज वैल्यू हो जाएगा, आरएमएस वैल्यू हो जाएगा, तो कौन सा वैल्यू को पढ़ेगा, ठीक है। तो सोचो कौन सा वैल्यू, पिक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू, किसको रीड करेगा, या इंस्टेंटेनियस वैल्यू किसको रीड करेगा। तो बेटा हमेशा याद रखना ये कौन सा वैल्यू रीड करता है, आरएमएस वैल्यू को रीड करता है, किसको रीड करता है, आरएमएस वैल्यू को रीड करता है। आप चाहे तो नोट में इसको लिख सकते हैं बच्चे, ठीक है, रीड करता है कौन सा वैल्यू, तो आरएमएस वैल्यू। ओके बच्चे, चलो मैं इसको नोट में लिखा देता हूं।
note emitter in AC circuit reads RMS value of current। ठीक है, इसको नोट करके लिख ले कि एमीटर जो है वो आरएमएस वैल्यू को रीड करता है। और एक चीज याद रखना बच्चा, एक और नोट, कि यहाँ पर जो है इसके पहले जो हमने पढ़ा था, इसके पहले हमने पढ़ा था कि हम क्या यूज करते हैं भाई, गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। और वो गैल्वेनोमीटर किस पर काम किया करता था, मैग्नेटिक इफेक्ट पर काम किया करता था। याद है आपको, किस पे काम करता था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर काम करता था। बट यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट चूंकि क्या होता रहेगा, वेरी होता रहेगा, है ना। मैग्नेटिक, क्योंकि करंट हर समय क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट भी क्या हो रहा होगा, वेरी करता रहेगा। और एक साइकिल में वो आपको नेट इफेक्ट कुछ भी नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन मैग्नेटिक इफेक्ट वाला इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज करेंगे, हम लोग दूसरा चीज यूज करते हैं, दूसरे प्रकार का इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। आ रही बात समझ में। तो जो डीसी करंट था और जो एसी करंट है, इन दोनों में कॉमन चीज क्या था, हीटिंग इफेक्ट। वो चीज था जो दोनों में कॉमन था। ठीक है, वहां पर भी हीटिंग इफेक्ट होता है और यहाँ पर भी हीटिंग इफेक्ट होता है। तो हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं जो हीटिंग इफेक्ट पर काम करता है, इसलिए हम कहते हैं इसको हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलते हैं, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। तो एसी का जो करंट वगैरह मेजर करना होता है उसके लिए हम लोग हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं। आ रही बात समझ में, क्योंकि ये हीटिंग इफेक्ट पर काम करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट यहाँ पर काम नहीं करेगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। फॉर एसी मेजरमेंट, ओके बच्चे, फॉर एसी मेजरमेंट वी यूज हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट ही वो चीज है दो जो डीसी और एसी को जोड़ सकता है, जोड़ा करता है। ठीक है, जो दोनों के बीच में कनेक्शन करता है। ठीक है, आ रही बात समझ में। और दोनों, उसका डीसी और एसी का कौन सा करंट इक्वल होता है बेटा, आरएमएस, है ना। हमने डेफिनेशन ही यही पढ़ा था कि ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर हीटिंग इफेक्ट पैदा करते हैं। इसलिए इसका जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या, मतलब एमीटर है, वो क्या मेजर करेगा, आपका डीसी आरएमएस वैल्यू को मेजर करेगा। ओके बच्चे, तो ये थी कहानी, है ना। कैपेसिटर, ये आपका प्योर कैपेसिटर का था। इसी प्रकार से आप आरसी के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आ रही बात समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सर्किट की बात करते हैं, एलसी सर्किट, प्योर एलसी सर्किट, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं बच्चे एलसी ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं इसको, एलसी ऑसिलेशन भी बोलते हैं, या फिर इसको ट्यून्ड सर्किट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्यून्ड सर्किट भी बोलते हैं। इतने सारे नामों से हम इसको जानते हैं, एलसी ऑसिलेशन या ट्यून्ड सर्किट। इसमें हम क्या करते हैं, एक फुल्ली चार्ज्ड कैपेसिटर को इंडक्टर के साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, इफ ए फुल्ली चार्ज्ड कैपेसिटर is connected in series with a pure inductor. If a fully charged capacitor is connected in series with a pure inductor, it is called LC circuit. Okay, it is called LC circuit. And in this circuit energy oscillates between electric field
of capacitor and magnetic field of inductor, ठीक है, LC circuit, and in this circuit energy oscillates between electric field of capacitor and magnetic field of inductor, so it is also called LC oscillation circuit। ओके बच्चे, इसको LC ऑसिलेशन सर्किट भी बोलते हैं। देखो याद करो, कैपेसिटर हमने पढ़ा था, कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होता है वो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, जहां तक उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फैली होती है वहां तक उसकी एनर्जी स्टोर्ड होती है। उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कन्फाइन कर दिया करते थे, एक एरिया में रिस्ट्रिक्टेड कर देते थे, तो वहां तक उसकी एनर्जी रहती थी, है ना। सिमिलरली यहाँ पर इंडक्टर में उसके मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है। वहां पर कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होता था उसका फॉर्मूला हम लोग क्या लिया करते थे, Q²/2C, और यहाँ पर जो फॉर्मूला एनर्जी स्टोर होता है उसको क्या लेते हैं, हाफ Li²। आ रही बात समझ में। तो ये जो एनर्जी होती है वो कैपेसिटर, चूंकि हमने क्या किया, एक फुल्ली चार्ज कैपेसिटर लिया, ठीक है बच्चे, हमने क्या लिया, एक फुल्ली चार्ज कैपेसिटर लिया, ठीक है। तो जब फुल्ली चार्ज कैपेसिटर लिया, ठीक है, तो इसके पास उस समय क्या रहेगा, मान लो इनिशियल चार्ज जो है Q0 है, और उसको हमने क्या किया, एक इंडक्टर के साथ जोड़ दिया, ठीक है बच्चे, इसको इंडक्टर के साथ जोड़ दिया, ये हमने स्विच लगाई, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करूंगा बच्चे, ठीक है, जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करूंगा, तो कनेक्ट करने से पहले कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा था, तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई एनर्जी नहीं थी, और पूरी की पूरी एनर्जी इसमें भरी पड़ी थी, ठीक है। अगर इसका कैपेसिटेंस C है, इसका इंडक्टेंस L है, आ रही बात समझ में। तो अभी पूरी की पूरी एनर्जी क्या है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में है, यानी कैपेसिटर में स्टोर है, और कितना स्टोर है, Q0²/2C, Q0²/2C। बट जब आप इसके स्विच को ऑन कर दोगे बेटा, तो इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होना शुरू कर देगा, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकल करके यहाँ पर पहुंचने लगेगा, हाँ है कि नहीं, और इसको यहाँ पर न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से करंट फ्लो होने लगेगा, करंट फ्लो होने लगेगा बेटा, तो यहाँ पर भी एनर्जी स्टोर होने लगेगा, ठीक है। तो फाइनली जब बेटा ये पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा, है ना, कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा, तो उस समय करंट आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, चार्ज 0 हो जाएगा और करंट मैक्सिमम हो जाएगा। तो एट दैट टाइम मान लो मैक्सिमम करंट कितना है, I0 है, तो एट दैट टाइम आपके पास पूरी की पूरी एनर्जी किसमें चली जाएगी, किसमें चली जाएगी, इंडक्टर में स्टोर हो जाएगी। तो इनिशियली द इंटायर एनर्जी वाज इन कैपेसिटर, एंड फाइनली द इंटायर एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, ठीक है। फिर ये प्रोसेस जो है ना बार बार चलता रहता है, ये इससे इसमें जाएगा, इससे इसमें जाएगा, इससे इसमें जाएगा, इससे इसमें जाएगा, ये ऑसिलेशन का पूरा खेल होता है, ये अभी हम लोग समझेंगे। तो एनर्जी जो है इसमें और इसमें क्या होता रहता है, ऑसिलेट करता रहता है, आ रही बात समझ में, ठीक है। कभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में, कभी मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में। तो इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ एनर्जी का क्या हो रहा है, ऑसिलेशन हो रहा है, एनर्जी ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। कैसे कर रहा है ये अभी हम लोग समझेंगे, चलो समझते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, चलिए देखिए, तो हमने ले लिया एक फुल्ली चार्ज कैपेसिटर, तो फुल्ली चार्ज कैपेसिटर में मैक्सिमम चार्ज रहेगा अभी Q0, ये वाला मान लो प्लस है और ये वाला माइनस है, और इसको हमने एक इंडक्टर से जोड़ा, ठीक है बच्चे, इंडक्टर से जोड़ा, और हमने ले लिया एक स्विच, ठीक है बच्चे, हमने क्या ले लिया, एक स्विच ले लिया। तो जैसे ही आप स्विच को कनेक्ट करोगे बच्चे, ठीक है, स्विच को कनेक्ट करोगे तो इससे क्या होगा, करंट का फ्लो स्टार्ट होगा, ठीक है, इससे करंट का फ्लो स्टार्ट होगा, ओके। और करंट का जब फ्लो स्टार्ट होगा, ठीक है, तो इस पर चार्ज क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। किसी पर्टिकुलर समय पर इस पर चार्ज क्या हो जाता है, सपोज Q हो जाता है,
और इस सर्किट में करंट क्या हो जाता है, आई हो जाता है। तो बेटा जब ये पहले करंट क्या था, जीरो था, इनिशियली करंट क्या था, जीरो था, करंट जीरो था। अब करंट क्या होने लगा, फ्लो होने लगा, मतलब बढ़ा ना, जीरो से कुछ तो करंट की वैल्यू आई, करंट बढ़ा। तो जब करंट बढ़ता है बेटा, तो आपको पता है कि इंडक्टर का नेचर कैसा होता है, इंडक्टर का नेचर होता है अपोज करना, है ना। इंडक्टर का नेचर कैसा होता है, अपोज करने का होता है। तो बेटा ये अपोज कैसे करेगा, करंट बढ़ रहा है तो करंट के बढ़ने का अपोज करने के लिए उसके अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, करंट फ्लो कराएगा, ऐसा इसमें पोलैरिटी डेवलप होगी। ठीक है बेटा, तो इसमें देखो करंट इस तरीके से बहने लगा, पॉजिटिव से बहता है ना करंट, तो यहाँ पर एक ईएमएफ डेवलप होने लगेगा, प्लस माइनस इस तरीके से। आई बात समझ में, है ना। तभी तो इसका करंट इधर बहेगा, इसका करंट इधर बह रहा है, इसका करंट इधर बहेगा, अपोज करेगा, है कि नहीं, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो भाई ये ऐसा हो गया। फिर फाइनली क्या होगा बेटा, फिर फाइनली क्या होगा, जब ये पूरा चार्ज, है ना, क्या हो रहा है, चार्ज क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है ना, पहले मैक्सिमम था, फिर घटा, फिर घटते घटते एक समय होगा जब चार्ज क्या हो जाएगा बेटा, मिनिमम हो जाएगा, और उस समय आपका करंट जो है इस सर्किट में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। मान लो आई नॉट कितना हो जाएगा, आई नॉट मैक्सिमम हो जाएगा। अंडरस्टूड। अब क्या हुआ बेटा, चूंकि इस पर चार्ज जीरो हो गया, चार्ज जीरो हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से पूरा पॉजिटिव जा करके इसके नेगेटिव को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। अब इधर कोई चार्ज नहीं है, इधर कोई चार्ज नहीं है बेटा, तो इसका मतलब अब कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बचा। अब पोटेंशियल डिफरेंस बचा नहीं, तो अब फर्दर कोई चार्ज का फ्लो होगा नहीं, चार्ज का फ्लो होगा नहीं बेटा, तो अब करंट क्या बोलेगा, अब तो मेरे पास कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, तो मैं अब कैसे बहूं, ठीक है, मैं कैसे फ्लो करूं, ठीक है। तो फ्लो नहीं करना चाहेगा अब ये, मतलब करंट क्या होना चाहेगा, जीरो होना चाहेगा, करंट जीरो होना चाहेगा। दैट मींस की करंट अब घटने लगेगा। ठीक है बेटा, करंट क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। अब भाई इंडक्टर फिर से एक्टिवेट हो जाता है, इंडक्टर का काम ही है क्या, अपोज करना, विरोध करना। तो जब ये घटने लगेगा तो अब ये घटने का अपोज करेगा। ठीक है बच्चे, अब ये घटने का अपोज करेगा। तो अब घटने का अपोज कैसे कर सकता है बच्चे, तो करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है ना, करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है, तो घट रहा है, करंट का नेचर अभी कैसा है, करंट का नेचर डिक्रीजिंग है। तो डिक्रीजिंग है तो बच्चे इसमें डेवलप ऐसा होगा पोलैरिटी कि ये इसको सपोर्ट करे। तो कैसे सपोर्ट कर सकते हैं बेटा, जब सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करे तो इधर प्लस होगा, इधर माइनस होगा। तो अब इसमें जो इंडक्टर की जो पोलैरिटी है वो क्या होगी, देखो चेंज, पहले इधर प्लस इधर माइनस था, अब इधर प्लस और इधर माइनस हो गया। ठीक है बच्चे, अब इसमें करंट क्या होने लगा, फ्लो होने लगा। अब इधर से करंट इधर फ्लो हो रहा है, तो अब देखो क्या करेगा बेटा, ये इसको प्लस बनाने लगेगा और इसको माइनस करने लगेगा। ठीक है, चार्ज यहाँ पर वापस से स्टोर होने लगेगा, मतलब कैपेसिटर फिर से क्या होने लगा बच्चा, चार्ज होने लगा, है ना, कैपेसिटर फिर से क्या होने लगा, चार्ज होने लगा। ठीक है, तो इस पर कुछ चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से चलता रहेगा बेटा, चलता रहेगा। और फाइनली क्या होगा बच्चे, इसमें फाइनली क्या होगा, इसमें तब तक चलेगा जब तक कि ये पूरी तरीके से चार्ज हो जाए, यानी फुल्ली चार्ज हो जाए। तो इस पर क्या आ जाएगा, मैक्सिमम चार्ज आ जाएगा, प्लस और माइनस। अंडरस्टूड। ठीक है, प्लस और माइनस इस तरीके से हो जाएगा। अब इसमें वापस से करंट क्या हो जाएगा, अब ये पूरी तरीके से चार्ज हो गया, पूरी तरीके से चार्ज हो गया, तो बेटा करंट क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आ रही बात समझ में। अब फिर देखो, अब जब चूंकि करंट जीरो हो गया, लेकिन अब ये तो चार्ज हो गया है, करंट जीरो हो गया बट ये चार्ज हो गया। अब ये चार्ज हो गया तो भाई इधर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया तो वापस क्या बोलेगा भाई, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस है तो चार्ज फ्लो करेगा। तो अब इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फिर से चार्ज क्या होने लगेगा, फ्लो होने लगेगा। ध्यान से देखें, तो अब जो है देखो, चार्ज किधर से फ्लो करेगा, प्लस से माइनस की तरफ। तो एक करंट जो है आपका अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में बहने लगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में अब बहने लगा, इधर प्लस था इधर माइनस था। अब किसी टाइम पर चार्ज घट करके क्या हो जाएगा बेटा, क्यू हो जाएगा। अब चूंकि ये चार्ज था तो करंट, है ना, पहले जीरो था ना, ठीक है, अब जीरो हो गया था, जीरो हो गया था, और अब क्या होने वाला है बच्चा, बढ़ने वाला है। ठीक है, करंट फ्लो होने लगा, तो जीरो से कुछ करंट फ्लो होने लगा, दैट मींस कि करंट बढ़ा। करंट बढ़ा तो इंडक्टर क्या करेगा, उसका अपोज करेगा बेटा। अपोज करने के लिए इसकी पोलैरिटी प्लस और इसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। आ रही बात समझ में, इधर की पोलैरिटी प्लस और इधर की पोलैरिटी माइनस हो जाएगी। ओके, नाउ सी,
फिर फाइनली क्या होगा बेटा, हमारा जो कैपेसिटर है पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो जाएगा, है ना, कैपेसिटर पर चार्ज 0 हो जाएगा, ठीक है। और उस समय तक आपका इसमें करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है, करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अब चूंकि बच्चे इसमें चार्ज रहा नहीं तो पोटेंशियल डिफरेंस रहा नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस रहा नहीं तो करंट क्या बोलेगा, अब मैं कैसे फ्लो करूं, नहीं कर सकता मैं फ्लो बिना विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो अब क्या चाहेगा, घट करके 0 होना चाहेगा, करंट ऑफ होना चाहेगा, ठीक है, तो घटना चाहेगा, 0 होना चाहेगा, तो अगेन ये एक्टिवेट हो जाता है, इसके कान खड़े हो जाते हैं, ऐसे कैसे होने दूं मैं, ठीक है। तो ये क्या करता है बच्चे, अब इसको सपोर्ट करने लगता है, नहीं कम हो रहा है ना, कम हो रहा है तो उसको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, तो सपोर्ट करने के लिए बेटा ये प्लस हो जाता है और ये माइनस हो जाता है, आ रही बात समझ में, तो ये यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। अब इसकी वजह से फिर क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, ठीक है, आ रही बात समझ में, ठीक है, ये प्लस और ये माइनस, तो एक करंट यहाँ पर कंटिन्यू होगा फ्लो होना, और ये चार्ज होने लगेगा यहाँ पर, इस बार क्योंकि ये प्लस है तो इसको प्लस बना देगा बेटा, और इसको माइनस बना देगा, सम टाइम पर क्या हो जा रहा है, ये क्यू हो जा रहा है, और फाइनली ये क्या हो जाएगा बेटा, प्लस माइनस मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा क्यू नॉट से, और ये आपका इस समय तक करंट क्या हो जाएगा बेटा, 0, ठीक है। तो देखो वापस से हम पहली वाली स्थिति पे आ गए, क्या वापस से फर्स्ट जो कंडीशन था उस पर आ गए, है ना, इस पर प्लस इस पर माइनस और करंट 0, ठीक है। तो देखो एक साइकिल ये मेरा कंप्लीट हुआ, ठीक है बच्चे, एक साइकिल मेरा यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब देखो एनर्जी का खेल कैसे हो रहा है, इस कंडीशन में देखो करंट 0 है और चार्ज मैक्सिमम है, तो पूरी की पूरी एनर्जी क्या होगी, Q नॉट स्क्वायर बाय 2C, है ना, क्योंकि I 0 तो हाफ LI स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0, तो यहाँ पर पूरा एनर्जी किसमें है, इलेक्ट्रिक फील्ड में है। इधर आ जाओ, इसमें क्या है, चार्ज भी है और करंट भी है, तो दोनों चीज होगा, तो Q स्क्वायर बाय 2C प्लस हाफ LI स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब क्या है बेटा, थोड़े थोड़े जो है वो किस में है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है, थोड़े मैग्नेटिक फॉर्म में है, आ रही बात समझ में। यहाँ पर देखो चार्ज 0 हो गया तो इलेक्ट्रिकल क्या हो जाएगा, 0, और पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड में आ जाएगा, हाफ LI नॉट का स्क्वायर, ठीक है, आ रही बात समझ में। फिर यहाँ आओ, फिर से क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर बाय 2C प्लस हाफ LI स्क्वायर, फिर यहाँ आ जाओ, I 0 हो गया तो वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, Q नॉट स्क्वायर बाय 2C, फिर यहाँ आ जाओ, यहाँ पर Q स्क्वायर बाय 2C प्लस हाफ LI स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर ये 0 हो गया तो पूरा का पूरा हाफ LI नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर Q स्क्वायर बाय 2C प्लस हाफ LI स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर Q नॉट स्क्वायर बाय 2C। तो आप क्या देख रहे हो बच्चे, कि जो टोटल एनर्जी है ना वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, लेकिन वो कभी क्या हो जाता है, पूरा इलेक्ट्रिकल, कभी इलेक्ट्रिकल प्लस मैग्नेटिक और कभी पूरा मैग्नेटिक, ये ऐसा ऑसिलेट करता रहता है। जैसे आपको देखते हो, है ना, सिंपल पेंडुलम के केस में कभी क्या हो जाता है बेटा, पूरा पोटेंशियल बन जाता है, कभी पूरा काइनेटिक बन जाता है, और बीच में क्या रहता है, वो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होता रहता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होता रहता है। आ रही बात आपको समझ में अच्छे से बच्चे, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एनर्जी का ऑसिलेशन हो रहा है, एनर्जी ऑसिलेट कर रहा है बिटवीन दी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्टर, ठीक है, इन दोनों के बीच में एनर्जी जो है वो ऑसिलेट होता जा रहा है, और ये एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। एक बार जो हमने एनर्जी उसमें स्टोर करके रख दिया, वो एनर्जी क्या हो रहा है, बस ऑसिलेट कर रहा है, इससे उसमें उससे इसमें, इंडक्टर से कैपेसिटर, कैपेसिटर से इंडक्टर, बट वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है। क्यों नहीं डिस्ट्रॉय हो रहा है, क्योंकि हमने लिया है प्योर इंडक्टर, प्योर इंडक्टर, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, ठीक है, इंडक्टर लिया है हमने प्योर, इसमें रेजिस्टेंस नहीं है बच्चे, आ रही बात समझ में। अब चूंकि रेजिस्टेंस नहीं है तो आपको पता है कि कैपेसिटर में भी एक फुल साइकिल में पावर कंजम्पशन क्या था, 0 था, एवरेज पावर क्या था बेटा, 0 था, और इंडक्टर में भी एवरेज पावर क्या था, 0 था, क्योंकि दोनों का ही फेज डिफरेंस क्या होता था, 90 डिग्री होता था। आ रही बात समझ में, दोनों का ही फेज डिफरेंस 90 डिग्री होता था। लॉस किस में होता था आपको, लॉस होता था आपको रेजिस्टर में, और रेजिस्टर यहाँ है नहीं तो एनर्जी का लॉस ही नहीं होगा, एनर्जी का लॉस नहीं होगा तो बेटा अपना क्या होगा, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन चलता रहेगा।
और वो एनर्जी हमेशा के लिए ऑसिलेट होता रहेगा। बट ये आइडियल कंडीशन है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, कभी भी ये प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों नहीं प्रैक्टिकल हो सकता? क्योंकि आप रेजिस्टेंस को जीरो कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इंडक्टर, इंडक्टर किस चीज से बना होता है भाई? इंडक्टर बना होता है वायर को लपेटने से, कंडक्टर को लपेटने से। तो कंडक्टर का कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ही होगा, है ना बच्चे? कंडक्टर का कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ही होगा। ठीक है, तो उसको हम जीरो कर नहीं सकते। ठीक है, तो एनर्जी फाइनली क्या होगा? डिस्ट्रॉय जरूर होगा, लेकिन बहुत कम अगर रेजिस्टेंस है तो वो बहुत लंबे समय बाद ऐसा होगा। तो हम मान सकते हैं, आइडियली हम ये मान सकते हैं कि अगर रेजिस्टेंस जीरो है तो ऐसा कोई सिचुएशन हमें प्राप्त होगा। आगे बात समझ में बच्चे? ठीक है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं एलसी ऑसिलेशन। ठीक है, इस पूरे डिस्कशन को आपको लिख लेना है, ओके, बना लेना है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब देखो, इसको हम मैथमेटिकली भी समझ सकते हैं, मैथमेटिकली भी समझ सकते हैं। हमको सिखाया गया, हमने क्लास 11th में एसएचएम पढ़ा है कि जब भाई एसएचएम होगा, मतलब ऑसिलेशन होगा और अनडैम्प्ड ऑसिलेशन होगा, ठीक है बेटा, तो दैट मींस कि वो एसएचएम करेगा। ठीक है, तो अगर मैं एसएचएम प्रूफ कर दूं, है ना, एसएचएम प्रूफ कर दूं, तो दैट मींस कि ये क्या है? वो ऑसिलेशन करेगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो चलो करते हैं हम लोग। देखो, चूंकि हमारे पास इनिशियली हमने क्या लिया था? फुल्ली चार्ज कैपेसिटर लिया था, तो प्लस माइनस इस पर मैक्सिमम चार्ज क्या है बच्चे? क्यू नॉट है। इसको हमने क्या किया? इंडक्टर से जोड़ दिया। आ रही बात समझ में? और हमने एक स्विच ले लिया। तो बच्चे इनिशियली इसमें करंट क्या था? जीरो था, है ना। बट जैसे ही मैं इसको क्लोज कर दूंगा, ओके, सर्किट को क्लोज करूंगा, बात समझ में आ रही है? सर्किट को मैंने क्लोज कर दिया तो इसमें चार्ज फ्लो होने लगेगा और चार्ज के साथ साथ करंट भी फ्लो होने लगेगा। तो किसी समय मान लो इस पर चार्ज कितना है? Q है, और सर्किट में करंट कितना है? I है। ठीक है, तो मैं जस्ट आफ्टर स्विचिंग ऑन की बात कर रहा हूं, तो इस समय करंट क्या हो रहा होगा बेटा? इंक्रीज हो रहा होगा। करंट इंक्रीज हो रहा होगा तो ये क्या करेगा? उसका अपोज करेगा, तो ऐसा इसमें डेवलप होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? कितना बेटा? एल डी आई बाई डी टी। अगर मैं इसमें केवीएल लगाता हूं, अप्लाइंग केवीएल, अप्लाइंग केवीएल, तो बेटा आपको पता है इसका इंडक्टेंस L लिया है हमने, कैपेसिटेंस C लिया है, तो यहाँ पर ड्रॉप कितना होगा बेटा? V इक्वल्स टू Q बाई C होता है। ठीक है, तो चलो ऐसे मैं चल रहा हूँ, यहाँ पर क्या होगा बेटा? प्लस से माइनस जा रहा हूँ, तो क्या हो जाऊंगा मैं, है ना, इस तरीके से लिख रहा हूँ मैं। तो प्लस से माइनस, तो मैं डिक्रीज हुआ, तो माइनस हो जाएगा बेटा अपना एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी। फिर वहां क्या हो जाएगा बेटा? माइनस से प्लस में बढ़ा, तो प्लस क्यू बाई सी इक्वल टू क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। आ रही बात समझ में बच्चे? क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अच्छा, ऑल्सो हम क्या जानते हैं? ऑल्सो हम क्या जानते हैं कि आई जो होता है वो बेसिकली क्या होता है बेटा? डी क्यू बाई डी टी। क्या होता है? डी क्यू बाई डी टी होता है। आ रही बात समझ में आपको? लेकिन बच्चा यहाँ पर देखो, यहाँ पर चार्ज क्या हो रहा है? घट रहा है ना। चार्ज क्या हो रहा है? घट रहा है। पहले मैक्सिमम चार्ज था, फिर क्या हुआ? घटा, और फिर फाइनली क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, है ना। तो चार्ज घट रहा है, तो जब चार्ज घट रहा है बेटा, उसका डी क्यू निकालोगे तो क्या आएगा? माइनस में आएगा, है ना। चेंज जो निकालोगे तो वो क्या आएगा? माइनस आएगा। तो यहाँ पर जो आई हम लोग लेंगे वो माइनस डी क्यू बाई डी टी लेंगे। ठीक है, तो देयरफॉर माइनस एल बाई डी टी, और डी आई बाई डी टी के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? डी बाई डी टी, और आई की जगह क्या लिख सकता हूँ? सॉरी, एल डी आई बाई डी टी, तो आई की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? माइनस डी क्यू बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी इक्वल टू जीरो। तो बेटा ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, और हमारे पास मिला L इंटू डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाई सी इक्वल टू जीरो। ओके बच्चे, तो अब देखो, अगर मैं L से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाई एल सी इक्वल टू जीरो, ऐसा हो जाएगा। आ रही बात समझ में?
अब बच्चे अगर आपको SHM थोड़ा भी याद है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर याद है तो आपको अच्छे से याद होगा ये वाला इक्वेशन d2x/dt² प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0। इसको क्या बोला करते थे हम लोग, है ना, क्या बोला करते थे, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ SHM बोला करते थे। ठीक है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ SHM, है ना, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ SHM बोला करते थे। तो देखो बेटा, अब इसको अगर आप कंपेयर करो तो x की जगह क्या है, q है ना, x की जगह क्या है, q है। आ रही बात समझ में, x की जगह क्या है, q है। दैट मीन्स कि हमारा q जो है वो क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, हमारा चार्ज जो है क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है चार्ज के रिस्पेक्ट में। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो याद करो वहां पर जनरल सॉल्यूशन क्या होता था, जनरल सॉल्यूशन क्या होता था इसका, जनरल सॉल्यूशन, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होता था, x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस फाई। आ रही बात समझ में, x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस फाई। तो देयरफॉर यहाँ पर क्या होगा बेटा, x के बदले क्या है, q है ना। एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ करता था, तो यहाँ मैक्सिमम चार्ज लेना पड़ेगा, और मैक्सिमम चार्ज कितना है बेटा, q नॉट। तो q नॉट साइन ओमेगा t प्लस फाई, ऐसा आ जाएगा बच्चे। ठीक है, q इक्वल्स टू q नॉट साइन ओमेगा t प्लस फाई, ऐसा हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन इस कंडीशन में। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो ये मैंने सिर्फ समझने के लिए बनाया था। तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि ये SHM कर रहा है, ठीक है, और इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, q नॉट साइन ओमेगा t प्लस फाई। अच्छा, तो हमने जब इसको कंपेयर किया बेटा तो ये 1/LC किसके बराबर आया, ओमेगा स्क्वायर के। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, 1/LC। देयरफॉर ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 1/√LC। ठीक है, दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो इतने एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेशन हमारा हो रहा है। तो Q इक्वल्स टू Q नॉट साइन ओमेगा t प्लस फाई, जिसमें आपको ओमेगा पता चल गया, Q नॉट पता चल गया। अब बात आती है फाई की। फाई याद करो क्या हुआ करता था बेटा, फाई होता था इनिशियल फेज। फाई क्या होता था, इनिशियल फेज। तो इनिशियल फेज मतलब t इक्वल टू 0। आओ बात करते हैं t इक्वल टू 0 की। तो यही तो है हमारा t इक्वल टू 0। ठीक है, t इक्वल टू 0 पर चार्ज क्या था बेटा, मैक्सिमम था, है ना। t इक्वल टू 0 पर चार्ज मैक्सिमम था, तो रख दो, q के बदले क्या रख लूंगा बेटा, q नॉट। तो ये q नॉट साइन, है ना, t इक्वल टू 0 रखूंगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस फाई। तो ये आया बेटा q नॉट इक्वल्स टू q नॉट साइन फाई। q नॉट कैंसिल हो गया बेटा, साइन फाई इक्वल्स टू क्या आया, 1। देयरफॉर फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री, यानी पाई/2। तो फाई जो है यहाँ पर हमारा कितना आएगा, पाई/2 आएगा। फाई इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा, पाई/2। सो द इक्वेशन विल बिकम, देखो हमारा इक्वेशन कैसा हो जाता है, q इक्वल्स टू q नॉट साइन ओमेगा t प्लस पाई/2। ठीक है बेटा, तो q नॉट साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा बेटा, कॉस थीटा। तो q नॉट कॉस ओमेगा t, ऐसा हो जाएगा। तो देखो चार्ज का वेरिएशन कैसा है, इस तरीके से। आ रही बात समझ। अच्छा, हर समय ये होगा जरूरी नहीं है, हर समय यही इक्वेशन यूज करेंगे ऐसा जरूरी नहीं। ये तभी आएगा, ये वैलिड तभी है जब मैं इसको t इक्वल टू 0 माना। आप t इक्वल टू 0 किसी को भी मान सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप कब से देखना चालू कर रहे हो। अगर मैं t इक्वल टू 0 यहां से लेता हूं देन दिस इज करेक्ट, अदरवाइज वी विल यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है, नहीं तो हम जनरल के रूप में ये यूज करेंगे, और जैसा वो सिचुएशन बोलेगा वैसा रख करके अपन फाई कैलकुलेट किया करेंगे। अंडरस्टूड। अगर ये वाला सिचुएशन है तो हमारा q का वेरिएशन इस तरीके से होगा, q इक्वल्स टू q नॉट कॉस ओमेगा t, जनरली यही आएगा। कभी अगर स्पेशल केस दिया तो आपको यहाँ से उसको फिर, है ना, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके यूज करना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, आ रही बात समझ में। तो q इक्वल्स टू q नॉट कॉस ओमेगा t ऐसा आ गया बच्चे। ठीक है, वेरिएशन q नॉट आपको गिवन रहेगा, ओमेगा आपको वहां से निकल जाएगा 1/√LC करके। ठीक है, तो दिख रहा है कि आपको इसमें ऑसिलेशन हो रहा है। ओके, ऑसिलेशन हो रहा है। आ रही बात समझ में। अब देखो, अगर मुझे करंट चाहिए, करंट का ऑसिलेशन देखना, तो क्या करना पड़ेगा बेटा,
चूंकि आई बराबर अभी अभी हमने दिखाया था बेटा, है ना, कि आई आप क्या लोगे, माइनस डी क्यू बाई डी टी लोगे। क्यों? क्योंकि चार्ज क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, चार्ज क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो माइनस डी क्यू बाई डी टी, तो इसको डिफरेंशिएट कर लो बेटा, माइनस इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, क्यू नॉट इंटू कॉस का क्या हो जाएगा बेटा, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, देयरफॉर आई इक्वल्स टू आएगा क्यू नॉट इंटू ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है बच्चे, क्यू नॉट इंटू ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। ये आ गया आपका करंट का वेरिएशन। अगर हमको इसमें मैक्सिमम करंट चाहिए बेटा, आई नॉट चाहिए, आई मैक्स चाहिए, तो आपको साइन ओमेगा टी क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा। तो ये देखो क्या बचेगा, क्यू नॉट इंटू ओमेगा। देखो कल के जो पेपर में आपका एक क्वेश्चन आया था वो इसी से आया था कि मैक्सिमम करंट कितना होगा, तो भाई क्यू नॉट इंटू ओमेगा होगा। क्यू नॉट आपको गिवन रहेगा बच्चा, और ओमेगा आप कहाँ से निकाल लोगे, यहाँ से निकाल लोगे, 1 बाई रूट एल से। एल की वैल्यू सी की वैल्यू गिवन रहेगी, रखोगे और आपको आई नॉट आ जाएगा, यानी मैक्सिमम करंट आ जाएगा। कोई दिक्कत बच्चे, आ रही कहानी समझ में? सो आपको दिख रहा है कि इस यहाँ पर हर चीज क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। हर चीज देखो आपको एसएचएम के फॉर्मेट में आ रहा है ना, हर चीज आपका एसएचएम के फॉर्मेट में आ रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ ऑसिलेशन हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं, एलसी ऑसिलेशन बोलते हैं, जिसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, 1 बाय रूट एलसी से। और अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए, सिर्फ फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो कैसे निकालोगे बच्चे, सिर्फ फ्रीक्वेंसी चाहिए तो आपको जैसे कि पता है कि ओमेगा इक्वल्स टू 1 बाय रूट एल सी आया, और ओमेगा बराबर क्या होता है बेटा, 2 पाई एफ। तो 1 बाय रूट एल सी, देयरफॉर एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय 2 पाई रूट एल सी। दिस इज फॉर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी निकालना है, ये यूज करेंगे, ओमेगा निकालना है ये यूज करेंगे, मैक्सिमम करंट निकालना है ये यूज करेंगे, करंट निकालना है ये यूज करेंगे, है ना, इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है ये यूज करेंगे, इंस्टेंटेनियस चार्ज निकालना है ये यूज करेंगे। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमारे पास हैं। ओके बच्चे, तो दिस इज एलसी सर्किट, इसको हम लोग ट्यून्ड सर्किट भी बोला करते हैं। ओके, चलो इसके कुछ एग्जांपल्स लेंगे हम लोग। चलो क्वेश्चन लेते हैं बच्चे। एग्जांपल बोला जा रहा है, ए चार्ज्ड 30 माइक्रोफेराड कैपेसिटर, ए चार्ज्ड 30 माइक्रोफेराड कैपेसिटर, ओके, is connected to a 27 millihenry, is connected to a 27 millihenry inductor। आगे कह रहा है what is the angular frequency of, what is the angular frequency of free oscillation, free oscillation, understood, what is the एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशन। ठीक है, बस हो गया। तो इसमें तो कुछ टेंशन ही नहीं है, फटाक से कर लेना है इसको, है ना। आपको कैपेसिटेंस दिया हुआ है 30 माइक्रोफेराड और एल दिया हुआ है 27 मिली हेनरी। ठीक है बच्चे, तो चूंकि आपको पता है ओमेगा क्या होता है, 1 बाय रूट एल सी होता है, तो 1 बाय रूट एल 27 इंटू 10⁻³ एंड 30 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, ऐसा हो गया बेटा। तो देयरफॉर ओमेगा इक्वल्स टू 1 बाय रूट अंडर, ये हो जाएगा बेटा 6 और 3 9 8 बच जाएगा, है ना, 27 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है बच्चे, तो स्क्वायर रूट 27 दिया क्या हो गया बेटा, 81 इंटू 10⁻⁸, 1/81 से क्या बाहर आया 9, और -8 से -4,
तो ओमेगा जो है इतना आया बेटा, ठीक है। इसको आप ऊपर ले जाओगे 10⁴/9 ओमेगा इक्वल्स टू दिस मच आया। क्या होता है बेटा? रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो। ओके बच्चे, नेक्स्ट देखो बच्चे, नेक्स्ट लेते हैं हम लोग एग्जांपल। A radio can tune over the frequency range of portion of megawatt broadcast band. A radio can tune over, a radio can tune over, okay बच्चे, a radio can tune over the frequency range of a portion, over the frequency range of a portion of megawatt, medium wave, MW, medium wave broadcast band, जो कि कितने से कितने तक है? 800 किलोहर्ट्ज से 1200 किलोहर्ट्ज तक, 800 किलोहर्ट्ज टू 1200 किलोहर्ट्ज तक है। ओके, if its LC circuit has an effective inductance, if its LC circuit has an effective inductance of 200 microhenry, effective inductance of 200 microhenry, okay बच्चे, 200 microhenry, what must be the range of the variable capacitor? What must be the, okay बच्चे, what must be the range of its variable capacitor, ओके। अच्छा, इसके पहले मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, कि मैंने इसको ट्यून्ड सर्किट क्यों बोला, ठीक है, ट्यून्ड सर्किट क्यों बोला? क्योंकि इसका जो यूज है हम लोग वो ट्यूनिंग में करते हैं। ट्यूनिंग मीन्स जैसे रेडियो है, टीवी है, इसको आपको क्या करना पड़ता है बच्चे? एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर सेट करना पड़ता है, तभी जाकर के आप एक पर्टिकुलर चैनल को सुन पाते हो या देख पाते हो, ठीक है। जब आप एक पहले के जमाने में, अगर आपको याद हो, आप में से किसी को, पहले पुराने जमाने में रेडियो हुआ करता था। रेडियो में हम यूं घुमाते थे और फिर हमारा चैनल पकड़ता था, तो हमें आवाज आती थी क्लियर, अदरवाइज वो झरझर 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 ऐसा आवाज करता था, है कि नहीं? और ऐसा ही टीवी भी होता था। टीवी भी पहले ऐसे घुमा घुमा के सेट किया जाता था, ठीक है। तो जब हम वो घुमाते हैं ना, तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, या तो उसके इंडक्टर या तो उसके कैपेसिटर को चेंज करते हैं। जब हम उसके इंडक्टर या कैपेसिटर किसी भी चीज को चेंज करते हैं, तो चूंकि आपका फॉर्मूला 2π√LC है बेटा, तो इसमें से किसी भी एक चीज को अगर चेंज करेंगे, ठीक है, L या C को, तो F चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। और जब फ्रीक्वेंसी चेंज होते होते, है ना, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को पकड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आपने कभी अगर ये सब FM सुना है ना, FM चैनल कोई सुना है, जैसे रेडियो मिर्ची होता है, FM तड़का होता है, ऐसे बहुत सारे FM के चैनल होते हैं, ठीक है। तो जैसे रेडियो मिर्ची के बारे में बोला जाता है भाई, इट्स रेडियो मिर्ची 98.3 FM, तो वो 98.3 जो है वो उसका क्या है, फ्रीक्वेंसी को बताता है। तो जब मैं अपने रेडियो की फ्रीक्वेंसी को 98.3 कर दूंगा, तब जाकर के हम लोग क्या कर पाएंगे, उस पर्टिकुलर चैनल को सुन पाएंगे। या फिर अगर आप पिक्चर वगैरह देखते हैं, तो पिक्चर में देखना, जो ये वाली आर्मी वाले लोग यूज करते हैं सुनने के लिए, उसमें वो क्या करते हैं, बार बार फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं। जब वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को सेट करते हैं, तो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को सुन पाते हैं, ठीक है। तो जिनको सुनना है और जहां से सुनना है, वो अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी वैसा सेट करते हैं, फिर वो आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। आ रही बात समझ में? क्लियर है? तो सारा खेल जो है
ट्यूनिंग सर्किट का है, उसकी वजह से है ना अपन क्या कर पाते हैं, एक पर्टिकुलर चैनल को लगा पाते हैं। क्लियर है? तो भाई यहाँ पर बोल रहा है कि हमको हमारे पास जो मीडियम वेव वो है ना, जनरली आप अगर रेडियो देखे होंगे, आप लोग तो पता नहीं देखे होंगे कि नहीं, ठीक है, तो उसमें 3 चैनल हुआ करते थे, मीडियम वेव, शॉर्ट वेव और क्या बोलते हैं एफएम, ऐसे 3 चैनल हुआ करते थे। तो यहाँ पर बात हो रही है किसकी, मीडियम वेव की, जिसकी फ्रीक्वेंसी 800 किलोहर्ट्ज से 1200 किलोहर्ट्ज तक है। तो बेटा ये फ्रीक्वेंसी 1 मान लेता हूँ 800 किलोहर्ट्ज को, और फ्रीक्वेंसी 2 मान लेता हूँ 1200 किलो हर्ट्ज को। ठीक है बच्चे, और L क्या है, फिक्स है, देखो कहाँ गया, L क्या है, फिक्स है 200 माइक्रो हेनरी। L इक्वल टू क्या है, 200 माइक्रो हेनरी, ये फिक्स है। हमको कैपेसिटेंस का रेंज निकालना है, तो C1 क्या होगा और C2 क्या होगा ये पता चल जाएगा, तो यही इसी के बीच में इसका रेंज लाई करेगा। तो बच्चे लगाते हैं, क्योंकि F इक्वल टू 1/2 पाई रूट LC है, तो फ्रीक्वेंसी 1 C1 के बराबर होगा बच्चे। ठीक है, तो इसको स्क्वायरिंग कर लो, तो F1 का स्क्वायर, या फिर इन जनरल कर लेते हैं, पहले बाद में करेंगे। ठीक है, अगर मैं इसको स्क्वायरिंग कर लूं तो F स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 4 पाई स्क्वायर है ना LC। ठीक है, तो C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई स्क्वायर L F स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, F1 का स्क्वायर हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो देयरफॉर C1 इक्वल्स टू 1/4 पाई स्क्वायर ऑलमोस्ट 10 होता है बेटा, है ना, पाई स्क्वायर क्या होता है, ऑलमोस्ट 10 होता है, और L क्या होता है आपका, L कितना दिया हुआ है आपके पास, 200 मिली हेनरी। L कितना है, 200 मिली माइक्रो हेनरी, तो 200 माइक्रो मींस 10⁻⁻⁶ L ले लिया हमने, और F1 का स्क्वायर, ठीक है, F1 का स्क्वायर, F1 कितना बेटा 800 किलो हर्ट्ज, तो इसको मैं 8 इंटू 2 और 3 10⁵5 लिख सकता हूँ का स्क्वायर। ठीक है, 8 इंटू 10⁵5 का स्क्वायर, यहाँ से आपको बेटा क्या मिल जाएगा, कैपेसिटर मिल जाएगा। तो 1/4, और ये कितना हो गया बेटा, 4 इंटू 4 टू ज़ा 8 लिख लेता हूँ मैं, 4 टू ज़ा 8 और 2 और 1 3 हो गया, 3 और 10⁻⁻⁶ 10⁻⁻3 हो जाएगा, इंटू ये हो गया बेटा 864 है ना, इंटू 10⁻10, ठीक है 10⁻10, तो इट विल बिकम 1/64 इंटू 8, 64 इंटू 8 इंटू 10⁻⁷, ठीक है, 10 - 3 है ना 7। तो ये हो गया आपका बेटा कैपेसिटेंस 1/64 इंटू 8 इंटू 10⁻7। आप इसको सिंप्लीफाई करना, ये आपको कैपेसिटेंस का है ना एक रेंज दे देगा, एक वो दे देगा। ठीक है, सिमिलरली आप C2 के लिए भी यहाँ पर F2 रख लेंगे, यानी ये रख लेंगे 1200 किलोहर्ट्ज है ना, और सिंप्लीफाई करेंगे C2 मिल जाएगा, तो C1 से लेकर के C2 तक आपको रेंज मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, इसको इतना ज्यादा सिंप्लीफाई अब मैं नहीं करूंगा। आ रही कहानी समझ में? चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, वन मोर एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एग्जांपल क्या बोल रहा है बच्चे, इन एन एलसी सर्किट L इक्वल्स टू, इन एन एलसी सर्किट, ओके, इन एन एसी सर्किट, एलसी सर्किट L इक्वल्स टू कितना है, 3.3 हेनरी, L इक्वल्स टू 3.3 हेनरी, एंड C इक्वल टू, एंड C इक्वल टू 840 पिको फेराड, 840 पिको फेराड। ठीक है, at t equal to 0, at t equal to 0, charge on the capacitor is, charge on the capacitor is
105 माइक्रोकूलम, 105 माइक्रोकूलम, ठीक है। एंड कंप्यूट द मैक्सिमम, कंप्यूट द फॉलोइंग क्वांटिटीज एट t इक्वल टू, बोल रहा है फाइंड द फॉलोइंग क्वांटिटीज एट t इक्वल टू 2 मिली सेकेंड, t इक्वल्स टू 2 मिली सेकेंड। पहला पार्ट बोल रहा है आपको पहले पार्ट में बोल रहा है द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, कब कैपेसिटर पर एनर्जी चाहिए, 2 मिली सेकेंड पर, ठीक है। ये पहला पार्ट हुआ। सेकेंड पार्ट, टोटल एनर्जी इन द सर्किट, टोटल एनर्जी इन द सर्किट, ठीक है, ये दूसरा हुआ। और द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, तो तीसरा निकालना है आपको, एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, ये कब चाहिए भाई, 2 मिली सेकेंड पर, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हमें गिवन है। चलो भाई, तो सबसे पहले ये देखो, आपको इंडक्टर दे दिया, L दे दिया 3.3 हेनरी, और क्या गिवन है आपके पास, C गिवन है 840, पिको मतलब क्या होता है बेटा, -12 फेराड, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, एट t इक्वल टू 0 चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज 105 माइक्रोफेराड, और इसमें बोला हुआ है एंड मैक्सिमम है, ये क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। तो मैक्सिमम कब हो रहा है, t इक्वल टू 0 पर हो रहा है, दैट मींस कि हमारा कौन सा इक्वेशन लगेगा, जो हमने फाइनली डिराइव किया था वो इक्वेशन यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। तो Q नॉट इक्वल टू क्या है, 105 माइक्रोकूलम, ठीक है। फाइंड द फॉलोइंग क्वांटिटीज एट t इक्वल टू 2 मिली सेकेंड। आ रही बात समझ में? तो इसका इक्वेशन कैसा हो जाएगा बेटा, जो फाइनली हमने लाया था, Q इक्वल्स टू Q नॉट, है ना, Q इक्वल्स टू Q नॉट, क्या आया था, cos ओमेगा t ना, Q नॉट cos ओमेगा t, यही आया था, Q इक्वल्स टू Q नॉट cos ओमेगा t आया था। तो अपने को ओमेगा निकालना पड़ेगा बेटा, ओमेगा कितना निकाले थे, 1/√LC निकाले थे, ठीक है बच्चे। तो 1/√L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3.3, और C की वैल्यू क्या है बेटा, 840 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। यहां से आपको ओमेगा मिल जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया, 1/10⁻12 से क्या बाहर आ जाएगा हमारा, 10⁻6 बाहर आ जाएगा, 33 इंटू 84, ठीक है, 33 इंटू 84, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, 1/10⁻6, कुछ काम का निकल रहा है, 33 इंटू 84, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 11 इंटू 3 लिख सकता हूँ, और 84 को क्या लिख सकता हूँ, 12 7 84, 840 है, 88 होता तो एक बार कम हो जाता, 84, ठीक है। आपको इसको करना ही पड़ेगा, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके आप ओमेगा ला लेंगे बच्चे, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना और ओमेगा ला लेना, ओके। ओमेगा इसका आ रहा है, हाँ है ना, थोड़ा कैलकुलेशन आएगा, ओके, कैलकुलेशन करके आप इसको ओमेगा ले आएंगे। ओमेगा लाने के बाद आपको क्या निकालना है, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो एनर्जी कैपेसिटर में कितना स्टोर होता है बेटा, मैं आपको हिंट दे देता हूं, आप करना, ठीक है। एनर्जी कितना कैपेसिटर में होता है, Q²/2C, कब चाहिए, 2 मिली सेकेंड पर चाहिए, तो इस टाइम पर आप क्या ले आओ, चार्ज निकाल लो। तो इस टाइम पर चार्ज क्या करोगे बेटा, Q नॉट आपके पास है 105 माइक्रोकूलम,
कॉस ओमेगा, ओमेगा यहाँ से निकालोगे और टाइम कितना ले लोगे 2 मिली सेकेंड ले लोगे, तो यहाँ पर इन सारी डेटा को पुट करोगे तो Q निकल जाएगा और उस Q को यहाँ पर पुट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा बेटा, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर मिल जाएगा एट t इक्वल टू 2 मिली सेकेंड। और बात रही टोटल एनर्जी की, तो टोटल एनर्जी क्या होता है बेटा, वो तो हमेशा ही सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। और टोटल एनर्जी आप चाहो जैसे मर्जी निकाल सकते हो, आप चाहो तो क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c कर लो, आप चाहो तो हाफ एल आई नॉट का स्क्वायर करो, लेकिन चूंकि आपको क्यू नॉट डायरेक्टली गिवन है ना, क्यू नॉट डायरेक्टली गिवन है तो आप सीधा निकाल सकते हो, है ना, क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c, है ना। तो इसमें क्यू नॉट की जगह 105 माइक्रोकूलम रख लोगे और c की जगह इसको रख लोगे तो आपको मिल जाएगा बेटा, ठीक है, इसका इस वाले का वैल्यू, ठीक है। फिर क्या निकालना है, एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, ठीक है। तो चूंकि कैपेसिटर में यहाँ से फर्स्ट पार्ट में आपने कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी निकाल ली, है ना, और दूसरे पार्ट में आपने टोटल एनर्जी स्टोर्ड निकाल ली, तो टोटल एनर्जी माइनस, है ना, टोटल एनर्जी माइनस, है ना, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर निकाल लोगे तो बचा एनर्जी किसके पास रहेगा, बचा एनर्जी इंडक्टर के पास रहेगा। तो इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। ओके बच्चे, तो आज की सभा हम लोग यही समाप्त करते हैं, कल फिर हम लोग नया टॉपिक सीखेंगे, ठीक है, चलो बाय बाय।